क्लास होने वाली है फंक्शन आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले की जो क्लास है उसमें हम सेट्स का जो टॉपिक है वो पूरा कवर कर चुके हैं। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक अपना रिलेशन जो था वो हम पूरा कवर कर चुके हैं। तो रिलेशन अगर आपने नहीं क्लास ली है इन दोनों की तो आप उसको ज़रूर एक बार ऑब्जर्व करें, उसको ज़रूर चेकआउट करें और इन दोनों क्लास को आप अच्छे से नोट्स बना लें और साथ में उसके जो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं वो भी आप करें और खुद की भी थोड़ी प्रैक्टिस आप इस पे जरूर करें। तो ये दोनों टॉपिक जब आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे तो डेफिनेटली आपको फंक्शन भी समझ में आ जाएगा। ओके, क्योंकि इनसे रिलेटेड ही आगे का टॉपिक है अपने पास में फंक्शन जो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, फंक्शन यानी फलन। देखिए मैथ्स का बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया तो आगे के जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो सारे समझ में आ जाएंगे, क्योंकि सारी चीज़ें मैथ्स में फंक्शन ही है। जैसे आप टिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो वो टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। फिर जैसे आपने अलजेब्रा पढ़ा है तो अलजेब्रा के फंक्शंस होते हैं, अलजेब्रिक फंक्शंस, टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। फिर उसके बाद में अलग अलग उनके नेचर्स हैं, उनके ग्राफ हम देखेंगे, इसमें डोमेन और रेंज देखेंगे। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो क्विकली शुरू करते हैं। देखिए फंक्शन क्या होगा समझेंगे। देखो फंक्शन एक रिलेशन ही होता है एक्चुअल में। एक रिलेशन, जैसे सपोज मेरे पास में y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, तो यहां पर दो वेरिएबल है, इन दोनों वेरिएबल का रिलेशन है मेरे पास में। x और y दो वेरिएबल है, उनका रिलेशन है। यहां जो y है आपके पास में इसको हम कहेंगे यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल यानी प्रतंत्र चर जिसको आप कहते हो, आश्रित चर भी कह सकते हो उसको, आश्रित चर। आश्रित चर x जो आपके पास में है इसको हम कहेंगे यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल बहुत बेसिक से लेके चल रहे हैं और सारी चीजें हम कवर करेंगे यहां पर। इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी स्वतंत्र चर। दो तरह के चरों का जो संबंध है वो आपके पास में एक फंक्शन होगा, फंक्शन कहलाएगा। पर सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते, ये भी हम देखेंगे कि सारे जो रिलेशंस हैं वो फंक्शन नहीं होते। उनकी जो कंडीशंस हैं उनको भी हम कंडीशन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम एक बार जो राशियां हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं कि जो राशियां हैं वो कितनी तरह की होती है, कौन कौन सी राशि है। देखिए एक मिनट, जस्ट वेट ए सेकेंड। या क्या हो गया इसके पहले तो सही नहीं है। सही। ओके यस स्टूडेंट्स, तो यहाँ फंक्शन को डिस्कस करने से पहले हम कुछ क्वांटिटीज यानी कुछ राशियां जो है उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए राशियां यानी क्वांटिटी जो है वो अपने पास में दो तरह की होती है। एक होती है जिसको हम कहते हैं अचर और एक होता है चर यानी वेरिएबल। एक कांस्टेंट और वेरिएबल। जो कांस्टेंट है आपके पास में वो दो तरह के होते हैं। एक होता है आपके पास में जिनको हम कहते हैं निरपेक्ष कांस्टेंट यानी एब्सोल्यूट या आर्बिट्री कांस्टेंट इसको कहते हैं। एक तो होता है एब्सोल्यूट आपके पास में और एक होता है
एब्सोल्यूट कांस्टेंट। एब्सोल्यूट कांस्टेंट क्या होता है इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। और एक होता है आपके पास में स्वैच्छिक, जिसको हम कहते हैं आर्बिट्री। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दो तरह की कांस्टेंट है जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद में चर, जिनको हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। चर भी दो तरह के होंगे, एक आपके पास में स्वतंत्र चर है यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और दूसरा है जिसको हम कहते हैं आश्रित चर यानी डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। देखिए अब इनको बारी बारी से डिस्कस करते हैं। निरपेक्ष चर यानी एब्सोल्यूट कांस्टेंट क्या होता है? जैसे 5 है आपके पास में, अगर ये है आपके पास में, जैसे मैं एक फंक्शन लिखता हूं y = x + 5, तो 5 यहां पर एब्सोल्यूट कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, 5 की वैल्यू हमेशा 5 ही रहेगी। तो ये एब्सोल्यूट कांस्टेंट है निरपेक्ष। एक होता है आपके पास में जिसको हम कहते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट, स्वैच्छिक चर। स्वैच्छिक चर देखो क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास में एक फंक्शन था और आपने क्या किया, उसका एक इंटीग्रेशन किया, जैसे यानी समाकलन किया। तो x² है आपके पास में, और जैसे ही आपने इसका समाकलन किया तो आपको क्या मिलेगा, x³/3 + c। तो c जो आपने यहां पर लिखा है उसको हम क्या कहते हैं, समाकलन नियतांक कहते हैं, इंटीग्रल कांस्टेंट। और ये जो इंटीग्रल कांस्टेंट है ये अपना आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है, कोई जरूरी नहीं एक जैसी हो। जैसे रेखा का समीकरण जो आपके पास में है, इक्वेशन, लाइन का जो इक्वेशन है वो होता है y = mx + c। तो यहां पर जो c है वो भी किस तरह का कांस्टेंट है, आर्बिट्री कांस्टेंट है यानी स्वैच्छिक चर है। ऐसे ही आप ऐसे लिखते हो x² + y² = a²। ये एक आपके पास में एक सर्कल की इक्वेशन है जो जिसका सेंटर जो है वो ओरिजिन पर है। तो इसमें a² क्या है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। इस तरह की जो चीजें हैं, इस तरह की जो इक्वेशंस है जिनमें कांस्टेंट हम लेते हैं, इसे हम स्वैच्छिक चर या आर्बिट्री कांस्टेंट कहते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा। और ये हम डिस्कस कर चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले ही कि स्वतंत्र चर और आश्रित चर क्या है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब हम अंतराल आगे बढ़ने से पहले कुछ अंतराल और इंटरवल को हम डिस्कस कर लेते हैं कि इंटरवल्स अपने पास में कौन कौन से होते हैं। मोस्ट प्रोबेबली 4 तरह के इंटरवल होते हैं, यहां पर 3 लिखे हुए हैं, बट मैं इसको 4 में ही डिवाइड करूंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला इंटरवल होता है जिसको हम कहते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या है इसको समझिए। जैसे सपोज करो, लेट अज्यूम अगर x मेरे पास में कोई वेरिएबल है, इसकी वैल्यू a से बड़ी है और b से छोटी है, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल इसको हम ऐसे लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू ab, और छोटे ब्रैकेट में लिखेंगे इसको। ओपन इंटरवल है छोटे ब्रैकेट में। एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल मैंने लिया कि x की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी है और 5 से छोटी है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, x बिलोंग्स टू 1 5 ऐसे लिखोगे। इन दोनों के बीच में इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, 1 और 5 इसमें इंक्लूड नहीं होगा ओपन इंटरवल में, ये ध्यान रखना है। 1 और 5 नहीं होगा, x की वैल्यू 1 से बड़ी है यानी 1.1 हो सकती है पर 1 नहीं है। ऐसे ही यहां पर जो 5 है उसकी वैल्यू 5 नहीं होगी x की वैल्यू, बट 5 से छोटी हो सकती है, 4.9999 हो सकती है पर 5 नहीं है। ओके, तो ये ओपन इंटरवल है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है आपके पास में जिसको हम कहते हैं क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल क्या है इसको भी समझते हैं। क्लोज इंटरवल देखो, क्लोज इंटरवल में क्या होगा कि x की, जैसे मेरे पास में a से बड़ी है और a के बराबर है, यानी x इज ग्रेटर देन इक्वल a, ओके, एंड लेस देन इक्वल b। यहां पर इक्वल का साइन और आ जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे क्लोज ब्रैकेट में, यानी बड़े ब्रैकेट में हम इसको लिखेंगे। एग्जांपल जैसे यही ले लेते हैं हम, यही वाला एग्जांपल अगर डिस्कस करें तो x की वैल्यू जैसे 1 से बड़ी 1 के इक्वल और 5 से छोटी 5 के इक्वल, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 1 5 1 5। तो इसके अंदर आपको ध्यान ये रखना है क्लोज इंटरवल में कि इसमें वैल्यू जो x की है वो 1 और 5 भी इंक्लूडेड है, 1 और 5 भी सम्मिलित होंगी, ठीक है, 1 और 5 भी, और इनके जो मध्य की सारी वैल्यू है वो भी यहां पर सम्मिलित होगी, इसको समझना है, ठीक है। चलिए आगे वाला टॉपिक है, आगे वाला देखते हैं जिसको हम कहते हैं यहां पर सेमी ओपन। 2 तरह के इंटरवल और है, उनको भी डिस्कस करते हैं, सेमी ओपन और सेमी क्लोज। तो पहला हम डिस्कस कर लेते हैं यहां पर सेमी ओपन। सेमी ओपन का मतलब है आधा ओपन है और आधा क्लोज है, यानी
x की जो वैल्यू है पहले ओपन है और फिर क्लोज है, ऐसे एग्जाम्पल लें यही वाला हम, तो x की वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं 1 से बड़ी है बट 5 के इक्वल है और 5 से छोटी है, तो यहाँ x जो बिलोंग करेगा तो इसको हम लिखेंगे 1 और 5 उसके बाद में, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका कहलाएगा सेमी ओपन इंटरवल, ठीक है। सेमी क्लोज तो पहले क्लोज आ जाएगा, सेमी क्लोज पहले ओपन है तो पहले ओपन रखेंगे और फिर क्लोज है तो पहले क्लोज रखेंगे, तो ये आ गया आपके पास में, इस तरह से लिख सकते हैं इसको, x इज ग्रेटर देन इक्वल 1 एंड लेस देन 5, तो x बिलोंग्स टू 1 पहले आ जाएगा और 5 की तरफ से ओपन आ जाएगा, तो इसको भी याद रख लेना है, सिंपल सी बात है। जब भी देखो इनफाइनाइट आप लिखोगे ना तो वहां क्लोज इंटरवल का यूज करना है, ध्यान रखना। जैसे अगर 1 इनफाइनाइट है तो इधर आप क्लोज लिख सकते हो, इधर ओपन आएगा। इनफाइनाइट के साथ में हमेशा जैसे माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट भी लिखा हुआ है तो हमेशा दोनों तरफ ओपन आएगा, ये याद रखना है, ठीक है। इनफाइनाइट के साथ कभी भी क्लोज नहीं आता। तो ये छोटा सा टॉपिक था जो हमें बाद में दिक्कत नहीं करे, इसलिए मैंने ले लिया था, हम समझ के चलें इसको, ठीक है। आगे वाले टॉपिक पे चलते हैं, देखो समझते हैं। हाँ, ये अभी जो मैंने बात है वो मैं बता चुका हूँ, ये नोट डाउन आप कर लो कि वास्तविक संख्या a से बड़ी वास्तविक संख्याओं के लिए अंतराल जो आएगा वो a इनफाइनाइट आ जाएगा, और a से छोटी जो अंतराल आएगा वो -a इनफाइनाइट हम इसको लिख सकते हैं। यानी a से बड़ी अगर कोई मान लीजिए इस तरह से है, कोई संख्या है आपके पास में, इस तरह से व्यक्त हो रही है कि a से बड़ी है और लेस देन इनफाइनाइट है, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, a इनफाइनाइट लिखेंगे, ठीक है। अगर ये ऐसे लिखा हुआ है यानी इक्वल का साइन भी है साथ में, तो यहां हम a को a की तरफ क्लोज कर देंगे, सेमी क्लोज आ जाएगा और इस साइड हमेशा ओपन ही रहेगा, ठीक है। अगर x की वैल्यू इस तरह से दे रखी है, माइनस इनफाइनाइट से बड़ी है और a से छोटी है, तो इसको हम लिखेंगे पहले ओपन लिखेंगे और फिर यहां पर ओपन ही है तो दोनों तरफ ओपन ही लिखेंगे। अगर ये इस तरह से लिखा हुआ है, आ जाए आपके पास में x की वैल्यू यहां पर ग्रेटर देन माइनस इनफाइनाइट है और लेस देन इक्वल a है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे यहां पर माइनस इनफाइनाइट और a की तरफ क्लोज आ जाएगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिनको हमें समझना जरूरी है, इसको समझ लेना है, ठीक है। जब भी हम बात करेंगे r प्लस की, r प्लस का मतलब क्या होगा, ओपन, ठीक है, तो इसमें हम कवर करेंगे यहां पर 0 इनफाइनाइट को, ठीक है। और जब भी हम r माइनस की बात करेंगे तो इसमें हम कवर करेंगे यहां पर माइनस इनफाइनाइट और 0 को, ठीक है। और अगर ये लिखा हुआ है r प्लस यूनियन ऑफ 0, तो तब हम इसको लिखेंगे इस तरह से 0 और इनफाइनाइट, ये लिखेंगे सेमी क्लोज लिखेंगे, ध्यान रखना भाई, ठीक है। और अगर ये लिखा हुआ है माइनस r माइनस है यानी नेगेटिव नंबर है और इंक्लूडिंग 0 है, यूनियन विद 0 है, तो इसको हम लिखेंगे माइनस इनफाइनाइट और फिर 0 की तरफ क्लोज लिखेंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको हमें समझ के चलना है और पूरा करना है। अगर ये लिखा हुआ है r नोट का मतलब है कि 0 इंक्लूडेड नहीं है, तो इसको हम लिखेंगे माइनस इनफाइनाइट 0 यूनियन ऑफ 0 इनफाइनाइट, ऐसे लिखेंगे, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बार बार जब क्वेश्चन के बीच में आती है, क्वेश्चन के अंदर आती है, तो हमें प्रॉब्लम करती है कि ये क्या हो गया वो क्या हो गया, ठीक है। तो इनको समझ के चलना है, क्योंकि डोमेन और रेंज जब हम पढ़ेंगे कि कोई फंक्शन अगर आपको दे रखा है तो उसका डोमेन क्या है, उसका रेंज क्या है, तो उसमें हमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो क्विकली, फिर आगे के टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब यहां से हम जो अपना फलन है वो मोस्टली शुरू होगा, यहां से जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो आपकी शुरू होगी। वो क्या है, देखो, यदि a और b दो समुच्चय हैं तब एक नियम f a से b में फलन कहलाता है यदि f द्वारा a का प्रत्येक अवयव b के ठीक एक अवयव अर्थात अद्वितीय एग्जैक्टली वन यूनिक अवयव से जुड़ा हो, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से व्यक्त करते हैं, तो इसको समझ लो कि एक फलन f है जो a से b में परिभाषित है, इस तरह से समझना है, ठीक है। a से b में परिभाषित है तो a का प्रत्येक अवयव b के प्रत्येक अवयव से यानी यूनिक एलिमेंट से रिलेशन में हो, संबंधित हो, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, यहां पर फलन कहेंगे f। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स वाई, फॉर ईच x बिलोंग करेगा a में और y बिलोंग करेगा b में। एक तरीका ये है, इसको हम कहते हैं यहां पर ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, यानी क्रमित युग्म के रूप में लिखा जा सकता है। देखो मैपिंग से समझते हैं, मैपिंग से समझते हैं यहां पर कि जैसे मेरे पास में एक यहां पर सेट A है
और एक सेट बी है, और एक फलन f है जो a से b में परिभाषित है। इसके अवयव है 1 2 3 4 5, इसके अवयव है a b c d। तो a का संबंध मान लो 1 से है, b 2 का संबंध b से है, 3 का संबंध c से है, 4 का संबंध भी c से है, और 5 का संबंध d से है। तो यहां देखो सारे के सारे जो है इसको हम कहते हैं डोमेन, प्रांत। जो पहले वाला सेट होगा उसको प्रांत कहेंगे, और दूसरे वाला जो सेट होता है इसको हम कहते हैं कोडोमेन। इसको हम आगे और डिस्कस कर लेंगे, एक बार मैं सिर्फ इसको क्विकली बता देता हूं। देखिए, तो प्रांत के सभी अवयव यानी सेट ए के, वही बात है, सेट ए का प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक अवयव बी के प्रत्येक अवयव से ठीक एक अवयव से यहां पर संबंधित हो, जुड़ा हुआ हो, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, फलन कहलाएगा। या इसको दूसरी बात कहें, हम दूसरे तरीके से कहें, दूसरे तरीके से कैसे कह सकते हैं कि सेट ए यानी प्रांत का प्रत्येक अवयव का एक इमेज, एक यहां पर प्रतिबिंब जो है वो बी में उपस्थित होना चाहिए। यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, F1 का जो इमेज है, जो प्रतिबिंब है वो A है, F2 का B है, F3 का C है, F4 की C है इमेज, और F5 की इमेज जो है वो D है। इसको समझ लो, इसको हम क्या कहेंगे, इसका प्रतिबिंब कहेंगे, प्रतिबिंब या इमेज, प्रतिबिंब या इमेज इसको कहेंगे। आप ऐसे समझ लो कि ये जो फंक्शन है आपके पास में एक मिरर की तरह काम करता है। मिरर होता है ना अपने पास में, कि जब आप मिरर के सामने अगर कोई भी अवयव रखते हो, कोई वस्तु रखते हो, कोई ऑब्जेक्ट रखते हो, तो उसकी एक ही इमेज बनेगी, एक से ज्यादा इमेज नहीं बन सकती, ठीक है। एक मिरर के सामने एक अवयव, एक ऑब्जेक्ट को रखते हो तो एक इमेज बनेगी। जैसे मेरे पास में एक पेन है, इस पेन को अगर मैं मिरर के सामने रखता हूं तो इसकी एक इमेज बनेगी, ठीक है। तो वो फलन कहलाएगा, वो जो रिलेशन होगा वो फलन कहलाएगा। अगर इसकी एक से ज्यादा इमेज बन रही है, एक से ज्यादा प्रतिबिंब बन रहे हैं, तो वो फलन नहीं कहलाएगा। या फिर ऐसा कोई अवयव या ऐसा कोई आपने ऑब्जेक्ट रख दिया जिसकी इमेज ही नहीं बन रही, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप मिरर के सामने खड़े हो जाओ और पता चले आपकी इमेज ही नहीं बन रही, ठीक है, तो वो फलन नहीं होगा, ठीक है। तो यहां देखो यार, एक बात जो समझने वाली है वो ये है कि जो आपके पास में डोमेन है उसको ध्यान रखना है। पहले तो आप डोमेन को पकड़ लो बस, ये जो डोमेन है आपका यानी प्रांत जो है, और पहला जो सेट होगा आपके पास में, जैसे ए पहला सेट है, अगर पी से क्यू में होता तो पी पहला सेट होता, तो वो क्या कहलाएगा, पहला सेट हमेशा प्रांत होगा, ये समझो, प्रांत यानी डोमेन। अब डोमेन का कोई भी अवयव जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी एक से ज्यादा इमेज हो, और ना ही कोई अवयव ऐसा होना चाहिए जिसकी कोई इमेज नहीं हो। यानी सभी अवयवों की अद्वितीय इमेज, अद्वितीय प्रतिबिंब अवयव, अब अद्वितीय प्रतिबिंब जो है वो उपस्थित होना चाहिए, विद्यमान होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा कोई अवयव है प्रांत के अंदर जिसकी या तो एक से अधिक इमेज बन रही है या फिर कोई इमेज नहीं बन रही है, तो उसको हम फलन नहीं कहेंगे, ठीक है। तो अब इसके लिए मैं एक छोटी सी बात यहां पर करते हैं और छोटी सी डेफिनेशन लिखते हैं, उससे समझते हैं। देखो, जैसे एक फलन है मेरे पास में जो ए से बी में परिभाषित है, ठीक है। तो एक नोट यहां लिखो आप यहां पर कि नो वन एलिमेंट रिपीट एंड या और रिमेन, नो वन एलिमेंट रिपीट और रिमेन इन देयर डोमेन। इसको समझ लो बात को कि डोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई भी अवयव ऐसा नहीं होना चाहिए जो या तो रिपीट हो रहा हो या फिर रिमेन यानी शेष रह गया हो, ठीक है। यानी उसकी कोई इमेज नहीं बनी हो या एक से अधिक इमेज बन गई हो, तो वो फलन नहीं कहलाएगा। ये इसके लिए एक आवश्यक शर्त है, नेसेसरी कंडीशन है, इसको याद रखनी है, ठीक है। अब देखो एक उदाहरण लेते हैं, उदाहरण से समझते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। देखो, जैसे एक मेरे पास में मैपिंग से ही लेते हैं कि एक ये है आपके पास में एक फलन है f, a से b में परिभाषित है। a के अवयव हैं 1 2 3 4 5 और इसके अवयव हैं a b c d। इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज ये है, 5 4 की इमेज d है और 5 की इमेज d है। एक तो ये है, एक ये लेते हैं, एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, एक p और एक q है और एक फलन है g।
जिसमें 1, 2, 3 और 4 अवयव हैं, ए बी सी और डी है। इसकी इमेज ये है, इसकी ये है, इसकी ये है और 4 की यहाँ पर सी है। एक तीसरा उदाहरण लेते हैं जिसमें एक ए और एक समुच्चय ए है, एक समुच्चय बी है और एक जी फलन यहाँ पर इसमें भी परिभाषित है। इसके अवयव है मेरे पास में 1, 2, 3, 4, 5 और यह है एक बी सी और डी। सिर्फ एग्जाम्पल लिया है मैंने समझाने के लिए ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ये लो, अब देखो, क्या पहले वाला जो आपने एग्जाम्पल लिया है इसको समझो। हमेशा जो पहला सेट होगा वो डोमेन होगा, मैं बार बार कर रहा हूं, सिर्फ इसी को देखना है। को डोमेन से हमें कोई लेना देना नहीं है, को डोमेन से हमें कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ डोमेन की बात कर रहे हैं। तो डोमेन में आप ये देखो कि कोई भी एलिमेंट ऐसा है जो या तो रिपीट हो रहा हो या फिर रिमेन हो, यानी या तो वो शेष रह गया हो जिसकी कोई इमेज नहीं बनी हो, कोई इमेज नहीं हो, या फिर ऐसा कोई अवयव है जिसकी एक से अधिक इमेज हो गई हो। देखो यहां पर एक जो है अवयव ए है, इसकी इमेज ए है और ए की इमेज बी भी है, तो ये अवयव रिपीट हो गया यहां पर, यानी ये क्या हो गया यहां पर रिपीट हो गया है। ठीक है, तो ये फलन नहीं होगा क्योंकि एक से अधिक इमेज नहीं हो सकती। कोई भी अवयव, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसकी एक मिरर के सामने एक ही इमेज बनेगी। ठीक है, इस तरह से आप इसको समझ लो। ये देखिए अगले वाला एग्जांपल, 1 की इमेज यहां पर क्या है, ए है और 2 की इमेज क्या है, बी है, 3 की इमेज जो है वो सी है और 4 की इमेज डी है। ठीक है, 4 की इमेज यहां पर सी है। सर 4 की इमेज तो दो, यहां पर 3 की इमेज भी सी है, 4 की इमेज भी सी है, तो ये फलन नहीं होगा। नहीं भैया, ये फलन होगा। ये फलन क्यों होगा? क्योंकि यहां पर देखो हमें सिर्फ डोमेन को देखना है, डोमेन में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो यहां पर रिपीट हुआ हो। ठीक है, और यहां पर अगर ये एलिमेंट को डोमेन में रह भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें सिर्फ डोमेन को देखना है कि नो वन एलिमेंट रिपीट और रिमेन इन देयर डोमेन, बस ये देखना है। तो सर यहां पर सी की इमेज भी, 3 की इमेज भी सी बन गई, 4 की भी सी बन गई, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। ठीक है, अलग अलग इमेज है दोनों की, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहां पर देखो एक की इमेज 2 अलग अलग थी, ये नहीं हो सकता, तो ये ध्यान रखना है। यहां पर एक एलिमेंट रिपीट हो गया, यहां पर रिपीट नहीं हुआ है, ये समझना है। ठीक है, आ गया समझ में? अगला देखिए, यहां पर इसमें देखेंगे, इसमें यहां पर देखो एक की इमेज जो है वो 5, एक की इमेज जो है वो 5, सॉरी, एक की इमेज ए है यहां पर और 2 जो एलिमेंट है इसकी इमेज बी है, 3 जो एलिमेंट है इसकी इमेज सी है और 4 जो एलिमेंट है इसकी इमेज डी है। ठीक है, 5 जो है इसकी इमेज क्या है, इसकी कोई इमेज नहीं है। ये एलिमेंट क्या रह गया, यहाँ पर रिमेन रह गया, शेष रह गया, इसकी कोई इमेज नहीं है, इसलिए ये भी फलन नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो फंक्शन होने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो क्या है, नो वन एलिमेंट रिपीट और रिमेन इन देयर डोमेन। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोडोमेन में क्या हो रहा है उससे मतलब ही नहीं है, कोडोमेन में रिपीट हो रहा है, हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई अवयव शेष रह गया, कोई एलिमेंट रिमेन रह गया, रह जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ डोमेन को कंसीडर करना है, डोमेन में देखना है कि कोई भी एलिमेंट रिपीट और रिमेन नहीं रहना चाहिए। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। इस कंसेप्ट को एक बात और समझ लो, चलो क्विकली। यहां पर एक की जो इमेज होगी, जो एक की इमेज है यहां पर वो ए है, इसको हम कहेंगे इमेज, ये ध्यान रखना है। और ए की जो यहां पर प्री इमेज होगी वो 1 है, इसको हम कहेंगे प्री इमेज, पूर्व प्रतिबिंब, ये याद रखना। जैसे एक जो अवयव है उसकी इमेज तो हमें कोड डोमेन में मिलेगी और कोड डोमेन का जो अवयव है उसकी प्री इमेज हमें किसमें मिलेगी, डोमेन में यानी प्रांत में मिलेगी, ये ध्यान रखना। तो यहां पर 2 वर्ड और आए हैं, इनको भी याद रख लेना, एक तो प्री इमेज और एक इमेज, यानी प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब। तो इधर जो मिलने वाला है उसको हम कहेंगे इमेज यानी प्रतिबिंब, ये याद रख लेना है। और इस साइड इस वाले जो अवयव है इनको हम कहेंगे पूर्व प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब यानी प्री इमेज, प्री इमेज, ये ध्यान रखना है भाई। ठीक है, तो ये दोनों बातें याद रखनी है, छोटी सी बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट। देखिए हाँ, वही है जो अभी मैं डिस्कस कर चुका हूं, ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, इमेज और यहां पर इमेज और प्री इमेज जो हम डिस्कस कर चुके हैं अभी। ठीक है, कि जैसे एक यहां पर अभी इसको डिस्कस कर चुके हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं होगी आई थिंक, फिर भी बता देता हूं। चलो, एक ए और एक बी मान लो, यहां पर आपके पास में 2 समुच्चय है, एफ एक फलन है, इसके ए बी सी है, इसके 1 2 3 4 है। तो यहां पर देखो ए का संबंध 1 से है, बी का संबंध 2 से है और सी का संबंध
3 से है, तो एफ ए जो होगा वो 1 के बराबर है, तो ये इसको इमेज कहेंगे, इसको कहेंगे यहां पर इमेज यानी प्रतिबिंब, ठीक है। और अगर मैं इसको इस साइड से पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे कि ए का जो पूर्व प्रतिबिंब है वो ए है, ठीक है, यानी ए की इमेज 1 है, ऐसे पढ़ेंगे। और 1 की प्री इमेज यानी पूर्व प्रतिबिंब ए है, ऐसे पढ़ेंगे, इसको ऐसे समझ लेंगे। समझ में आ गया होगा, कोई इशू नहीं, ठीक है। अब अगला टॉपिक इसमें देख लो, डोमेन और रेंज, जो मैं आपको बता चुका हूं अभी। डोमेन और रेंज और कोडोमेन, देखो, और रेंज, तीनों ही चीजें समझ लेते हैं। जैसे अभी जो एग्जांपल लिया है उसी को कंसीडर करके चलते हैं। पहला जो सेट होगा आपका वो हमेशा डोमेन होगा। रिलेशन में डोमेन नहीं होता, वो रिलेशन में जिनका रिलेशन होता है वही होते हैं। पर फलन में क्या होगा, फंक्शन में जो भी आपके पास में पहला सेट है उसको हम कहेंगे डोमेन यानी प्रांत, ठीक है। दूसरा जो सेट होगा इसको हम कहेंगे हमेशा कोडोमेन यानी सहप्रांत। अब सहप्रांत के अंदर जिनकी पूर्व इमेज विद्यमान है उसको रेंज कहेंगे, सिर्फ ये समझ लो। जैसे यहां देखो कि इसके अंदर अगर हम देखें तो इसका जो प्रांत होगा वो क्या होगा, ए बी और सी, ये प्रांत होगा, ठीक है। सहप्रांत ये सारा है ही। रेंज की बात करेंगे तो रेंज क्या आएगी, यानी परिसर। परिसर कौन सा होगा कि वो एलिमेंट को प्रांत यानी कोडोमेन के सहप्रांत के वो एलिमेंट जिनकी प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, जिनकी प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। कौन कौन सी की कर रही है, 1 की कर रही है, 2 की कर रही है, 3 की कर रही है, 4 की नहीं कर रही। तो ये सिर्फ किस में कंसीडर होंगे, रेंज में यानी परिसर में गिने जाएंगे, ठीक है। और सहप्रांत में ये सारे गिने जाएंगे, परिसर में वो अवयव नहीं गिने जाएंगे जिनकी प्री इमेज यानी पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। समझ में आ गया होगा। अब देखो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, तो डोमेन को हम हमेशा मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं जिसमें x एलिमेंट होंगे और x जो है वो x y में बिलोंग कर रहा है। फॉर ईच x जो है वो a से आ रहा है और y जो है वो b से आ रहा है एलिमेंट, ऐसे समझ लेंगे, ठीक है। और रेंज क्या होगी, इसमें y आएगा आपके पास में, और y जो है वो भी किसका अवयव है, xy का ही है, ठीक है, या फलन का अवयव है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। f में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, इसको भी f में लिख लो, वो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। और फॉर ईच x जो है वो a से आ रहा है और y जो है वो b से आ रहा है, ठीक है। बट इसका रिलेशन होना चाहिए, ठीक है, प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, ये छोटी सी बात है, इसको समझ लेना है। स्क्रीनशॉट ले लो उसका क्विकली, फिर आगे देखते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन और परमुटेशन क्या होता है, इसको डिस्कस कर लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है। ट्रांसफॉर्मेशन और परमुटेशन क्या होता है, यदि किसी फलन f का प्रांत और सहप्रांत दोनों समान हो, ठीक है, यानी ए हो, दोनों समान है, प्रांत और सहप्रांत यानी डोमेन और कोडोमेन दोनों बराबर हैं, तो f a का एक रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, ठीक है। और अगर समुच्चय ए परिमित है और फलन दोनों समान है, परिसर और प्रांत दोनों बराबर हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, परमुटेशन कहेंगे। तो इसको समझ लो, जैसे f का जनरली हम a से b में लेते हैं, पर यहां पर a से a में ही मान लो है आपके पास में कोई फलन, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इस तरह के फलन को हम क्या कहेंगे, रूपांतरण कहेंगे, यानी रूपांतरण, इस तरह के फलन को रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। एक बात तो ये समझ लो। दूसरी बात ये है कि अगर कोई फलन a से a में परिभाषित है, a से a में परिभाषित है, और यहां पर जो प्रांत और परिसर दोनों बराबर आ गए, प्रांत बराबर आ गया परिसर के, यानी डोमेन जो आपके पास में है वो रेंज के बराबर हो गया, दोनों बराबर हो गए, डोमेन और रेंज दोनों बराबर हो गए, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लेता हूं मैं कि मान लो f जो है वो n से n में विद्यमान है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में विद्यमान है, और fx इजिकल टू दे रखा है x, ये एक फलन है। तो इसमें क्या आ जाएगा, प्रांत और परिसर, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं y इजिकल टू x, तो प्रांत और परिसर दोनों क्या आ गए, बराबर आ गए, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम परमुटेशन कहेंगे। इस तरह के फलन को हम क्या कहेंगे, परमुटेशन कहेंगे, परमुटेशन। इस तरह के फलन को हम क्या कहलाएगा,
परमुटेशन कहलाएगा। ये छोटी सी बात है, इसको याद रख लेनी है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब मैपिंग जिसको हम डिस्कस कर ही चुके हैं अभी, छोटी सी बात है, इसको भी देख लेते हैं कि जैसे एक फलन f a से b में विद्यमान है, तो मैपिंग के लिए क्या होगा, जैसे मान लो यहां पर आपके पास a एक समुच्चय हो गया, b एक समुच्चय है, आपके पास में सेट है, और f को इस तरह से हम लिख सकते हैं, मान लो इसके अवयव हैं 1 2 3 4 5, इसके अवयव हैं A B C D, इसका मान लो इससे संबंधित है, ये इससे संबंधित है, ये इससे संबंधित है, 4 इससे संबंधित है, 5 इससे संबंधित है, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है, इस तरह का जो हम लिखते हैं, इसको एक डायग्राम बना करके, एक आरेख बना करके जब हम लिखते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, मैपिंग कहलाती है। और ये जो पहला समुच्चय होगा ये हमेशा डोमेन होगा, जिसको हम प्रांत कहते हैं। दूसरे वाला जो होगा इसको हम कोडोमेन कहेंगे, यानी सह-प्रांत कहेंगे, इसको हम कहेंगे सह-प्रांत। समझ में आ गया होगा। और जिन अवयवों का, सह-प्रांत के जिन अवयवों का प्री इमेज यानी पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, उसको हम कहेंगे यहाँ पर जो रेंज कहेंगे, ठीक है। ये भी समझ में आ गया होगा, छोटी सी बात है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको हम डिस्कस कर चुके हैं अभी, ठीक है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक f है मेरे पास में यहाँ पर, और ये विद्यमान है मेरे पास में, मान लो रियल नंबर से नेचुरल नंबर में विद्यमान है, यानी पहले वाला सेट जो है वो रियल नंबर है, और फिर उसके बाद में, या ऐसे लिख लेते हैं इसको, नेचुरल नंबर से रियल नंबर में विद्यमान है, ठीक है। तो f एक मान लो मेरे पास में यहाँ पर फलन है, और वो यहाँ पर है आपके पास में x² है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, y = x² लिख सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर में विद्यमान है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखो इसकी मैपिंग करेंगे तो ये n पहला अवयव आ जाएगा, पहले वाला सेट n से n आ जाएगा, और दूसरे वाला जो है वो r आ गया। तो इसमें जो सारे अवयव आएंगे वो सारे के सारे पॉजिटिव आएंगे, नेचुरल नंबर है, इस तरह से चलते रहेंगे, डॉट 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 करके छोड़ देता हूँ। और इसमें तो सारे आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, नेगेटिव आएंगे, यानी -1 -2 -3 ऊपर तक चलते रहेंगे। इसमें 1 2 3 इस तरह से पॉजिटिव आएंगे। तो 1 का संबंध किससे आएगा, 1 से आएगा, 2 का 4 से आ जाएगा, 3 का 9 से आ जाएगा, इस तरह से आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डोमेन क्या आएगा, आप इसको समझ लो, छोटा सा ये। तो डोमेन क्या आएगा यहाँ पर, डोमेन सारे के सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे, यानी सारे के सारे जो नेचुरल नंबर है, ये वाला पहला जो होगा वो डोमेन कहलाएगा। ये ध्यान रखना, x का जो मान आप रख सकते हो वो डोमेन है, ये सीधी सी बात है, वो प्रांत है। x का जो भी मान प्राप्त होगा वो हमेशा डोमेन से होगा, यानी प्रांत से प्राप्त होगा, और प्रांत हमेशा पहला सेट होगा, ठीक है। कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन जो होगा वो रियल नंबर हो जाएंगे, यानी सारे के सारे रियल नंबर आ जाएंगे। रेंज क्या आएगी, यहां देखो, रेंज जो आएगी आपके पास में, रेंज सिर्फ वो पॉजिटिव नंबर आएंगे जो यहां रखने पर y का मान प्राप्त होगा, जो y का मान प्राप्त होगा वो हमेशा रेंज होगी। अब यहां पर रेंज क्या आएगी, 1 आ जाएगी, 4 आ जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 आएगा, फिर 9 आ जाएगा, फिर यहां पर 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, इस तरह से चलता रहेगा, ठीक है। तो ये रेंज आएगी इसकी। समझ में आ गया होगा आपको, आज थिंक आराम से, इजी ये क्वेश्चन है, इजी चीजें हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें जो इस क्लास में हमने डिस्कस की है। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम इससे ज्यादा टॉपिक्स लेंगे, और इससे डोमेन और रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक कॉम्प्लिकेटेड आ जाए तो उनको कैसे फाइंड, कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन जैसे आ जाए, जैसे सिग्नम फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उनको डिस्कस करेंगे, और उनके ग्राफ डिस्कस करेंगे, डोमेन और रेंज डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो आपके पास में डोमेन और रेंज के क्वेश्चन किस तरह के आए हुए हैं पिछले सालों के एग्जाम्स में, उनको भी डिस्कस करें। IIT JEE में कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, NDA में कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसके अलावा एयरफोर्स नेवी में कैसे क्वेश्चंस आए हैं उनको डिस्कस करेंगे। RPSD फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल, ठीक है, लव यू। चलिए।